हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 1 चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। और ये हम लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 में प्रकाश के परावर्तन का जो बेसिक्स आपका फाउंडेशन था वो अच्छे ढंग से हो गया। और इससे जुड़े हुए आपके बोर्ड एग्जाम में जो MCQs आया हुआ था उनको भी हम लोग डील कर चुके हैं। आज हम लोग फाइनली जो प्रकाश का परावर्तन है वो हम लोग उस टॉपिक्स पर पहुंच चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपको मालूम है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का कहीं किसी सरफेस से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे बाउंस बैक होना, प्रकाश के किरणों का बाउंस बैक होना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं प्रकाश की किरण आकर के टकराया और लौट करके चले गया, तो ये एक माध्यम में ही होता है। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, आप आराम से ईजी तरीके से बता सकते हैं कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये फिगर आप देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप समझते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे ढंग से कैसे लिखिएगा। आप इस तरीके से लिखिएगा कि प्रथम नियम किसको कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। कैसे? जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं कोई मेरा सरफेस है या फिर कोई समतल दर्पण है। प्रकाश की किरण एक रे आकर के टकराई और टकराने के बाद इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आकर के टकराती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग आपतन बिंदु से एक लंब डालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। बिल्कुल, ये एक ही समतल पर है। उसके बाद द्वितीय नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपतित किरण है, आपको मालूम है ये मेरा आपतित किरण है, ये मेरा आपतित किरण है, बिल्कुल, और आपतित किरण है। और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको एंगल I से डिनोट करते हैं। और यही फिर ये परावर्तित किरण है, आपको मालूम है ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। बिल्कुल सर, ये मालूम है परावर्तित किरण है। और ये आपका अभिलंब है, बिल्कुल ये आपका अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण यानी फिर इसको हम लोग एंगल R से डिनोट करते हैं। ये एंगल I और एंगल R दोनों सदैव हमेशा बराबर होता है। वही बात द्वितीय नियम में लिखा गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के आपके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपको ये डायग्राम बना करके आना है और इस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी लिख दीजिएगा आपतन बिंदु। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, आपका मतलब कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन, अगर आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो आप बोलिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं यानी समान होते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ MCQs भी हम लोग देखेंगे। अब ये MCQs हम लोग इसलिए हर एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ MCQs भी करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि टॉपिक्स पे कितना समझ हमको आ रहा है ये हम लोग का अपना खुद का सेल्फ क्या बोलते हैं उसको एनालिसिस हो चुका होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन हलवा है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप बोलिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आराम से आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हुए आगे निकल जाइएगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से आपको क्या मिलता है? परावर्तन के नियम से क्या आपको आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है? ये 1 मिनट के लिए आप होल्ड में रखिए। बिल्कुल सही बात है सर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, आप बोलिएगा बिल्कुल ये सही बात है। परावर्तन के नियम से हमको मिलता है
सर एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? परावर्तन के नियम में तो अपवर्तन कैसे हो सकता है? ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपतन कोण विचलन कोण यहाँ पे नहीं होगा, आपतन कोण आपका यहाँ पे परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। इनमें से कोई नहीं के साथ हम जाएंगे नहीं। तो मेरा पहला ऑप्शन क्यों हुआ, हमको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम सेलेक्ट किए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये द्वितीय नियम से निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आप बोलिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्वेश्चन 2017 और 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फिर आपको डरना नहीं है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक एमसीक्यूज और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर चले जाएंगे। तो देखिए कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? अब देखिए ध्यान से, आपको जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे उसमें आपको हम बताए थे कि प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज के प्रकार भी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर वो आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को जाकर के देखिए और आप अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। अब आप बताइए कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कौन निम्न में से कौन सी होती है? सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, क्योंकि जिसकी दूरी को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, बहुत दूर से अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो सूर्य भी हमसे अनंत दूरी पर है, तो इसलिए हम फिर उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हम लोग ये कंटेंट को अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल आप ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आराम से ऐसे क्वेश्चन का आप डील कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही गजब जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। आप बेहतर मोटिवेशन के साथ हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपका टॉपिक्स आ गया कि सर्वोत्तम परावर्तकों की विशेषता। देखिए, अगर रिफ्लेक्ट होता है लाइट, अगर रिफ्लेक्ट होता है तो हर सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन एक जैसा नहीं होगा। किसी सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, किसी सरफेस पे कम होगा, किसी सरफेस में लाइट का रिफ्लेक्शन ना के बराबर हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि किसी घर पे वाइट सिल्वर पॉलिश्ड अगर मान लेते हैं आपका पेंट किया गया है, तो उस घर में आपका देखिएगा कि लाइट अगर एक दो बल्ब से भी पूरी तरीके से रूम का मतलब कि कंडीशन देखिएगा आप, पूरी तरीके से मतलब जगमग हो जाता है, लाइट में हो जाता है, यानी प्रकाश में हो जाता है। तो वो वहाँ इसलिए होता है कि वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अधिक हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, ये खुरदरी मतलब कि जैसे ये खुरदरी का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा ये आपका यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्वेशन मतलब हो जाएगा, लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइट अवशोषित हो जाएगा। जैसे आप ये अगर मान लेते हैं पक्के फर्श को देखिएगा, यहाँ पे ओवर खावर है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से पॉलिश नहीं है, पूरी तरीके से पॉलिश नहीं किया हुआ है, ये सरफेस ज़्यादा अधिकतर समतल नहीं है, तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा बाज़ाब्ता इसके कंपैरिजन में, इसके कंपेयर में अगर देखिएगा तो। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये देखिए, ये कार का ये पार्ट को देखिए आप, इस पार्ट में देखिए आपको कितना मतलब कि कितना पॉलिश्ड लग रहा है। तो जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि सर्वोत्तम परावर्तकों की विशेषता क्या है? सर्वोत्तम परावर्तकों की विशेषता क्या है कि ये पॉलिशदार चमकीली सतह को सर्वोत्तम परावर्तन करता है। यानी ये जो पॉलिशदार होगा और क्या होगा कि चमकीली सतह जो होगा उसमें ज़्यादा परावर्तन करता है। कौन? आपका सर्वोत्तम परावर्तक। समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या करता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर का काम ही है कि पॉलिशदार और चमकीली सतह पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना प्रकाश को। बिल्कुल पहला समझ में आ गया। ये है रजत धातु यानी सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल क्या होता है? उत्तम परावर्तक होता है। सिल्वर मेटल क्या होता है? उत्तम परावर्तक होता है। आप देखे होंगे कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कमरे में सिल्वर मेटल ज़्यादा अधिकतर पेंट करवाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। जब लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो वो रूम उतना ही मतलब कि कलर उतना ही आपको ज़्यादा रोशनी वाला लगेगा। तो इसीलिए हम लोग रजत धातु यानी सिल्वर मेटल का इस्तेमाल करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए अधिकतर। तो फिर हम लोग चलेंगे तीसरे में कि खुरदरी या धुंधली सतह पर प्रकाश का निम्न परावर्तन होता है। बिल्कुल जो सतह क्या होगा? खुरदरी होगा। जो सतह धुंधली होगा उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ने पर पता चलता है कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। अब देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन वो परावर्तन होता है जहां पे प्रकाश के परावर्तन के नियम को पूरी तरीके से क्या करता है, प्रकाश की किरणें फॉलो करते हुए आगे बढ़े, वो है आपका नियमित परावर्तन, रेगुलर मतलब कि रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती है और टकरा करके चली जाती है। प्रकाश की किरणें जितने डिस्टेंस पे आती है उतना ही एंगल बना करके चली जाती है। प्रकाश की किरणें जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल से वापस चली जाती है। प्रकाश की किरण जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस चली जाती है। तो ये होता है नियमित परावर्तन। लेकिन यही अगर सतह उबड़ खाबड़ हो, सतह खुरदरी हो, सतह पूरी तरीके से पॉलिश्ड नहीं हो, तो वहाँ पे प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो आपका नियमित परावर्तन नहीं होगा, वहाँ पे आपका विस्तृत परावर्तन होगा। वो कैसे, देखिए ये सतह, देखिए ये सतह आपका क्या उबड़ खाबड़ खुरदरी है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आकर के टकराएगी, बिल्कुल टकराने के बाद वो जो जाएगी वो अलग एंगल के साथ निकल जाएगी। फिर से प्रकाश की किरण आएगी, फिर टकराने के बाद वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, एक मतलब कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है नियमित तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है क्या होता है कि अच्छे ढंग से फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो नहीं करने पर वो क्या हो जाता है, विस्तृत परावर्तन होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश किसी भी चिकने जैसे समतुल्य दर्पण पर आपतित होती है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं, जिसको हम समझा दिए। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि विस्तृत परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर स्थित होती है तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। इसे विस्तृत या प्रोटाइप परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आती है और टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो उसको हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आकर के गिरे और वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है, उसको हम लोग कहते हैं विस्तृत परावर्तन। आप अपने शब्दों में भी आंसर को लिख सकते हैं। बस अगर आपको कुछ करना है तो समझ पर आधारित आपको कंटेंट को देखना है कि हम अपने शब्दों में कैसे इसको बयां कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको हूबहू ये लाइनें, ये वर्ड्स आपको नहीं याद होगा, बस याद होगा तो आपको कंटेंट की समझ पर, कंटेंट जितना आप समझिएगा उतना अपने शब्दों में आप अपनी कॉपी को चमका पाइएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है कि दर्पण क्या है। दर्पण, अब दर्पण को समझने से पहले आप देखिए कि दर्पण एक ऐसी चिकनी चमकदार सतह होती है, बहुत ज़्यादा, एक मिनट, बहुत ज़्यादा फैन ऑफ है। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो देखिए आप दर्पण क्या है। दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसी चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाती है। सिंपल सा भाषा में सुनिए दर्पण किसको कहते हैं। दर्पण मतलब मिरर, मिरर मतलब जो आईना, जो हम लोग फेस जिसको देखते हैं उसी को दर्पण बोलते हैं। दर्पण अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ दर्पण अवतल होते हैं, कुछ दर्पण उत्तल होते हैं, कुछ दर्पण समतल होते हैं। आपको मालूम है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, जब हम लोग फेस में जो अपना जो फेस का जो बियर्ड है यानी दाढ़ी है उसको जब बनाते हैं तो हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सर। जब कार में या किसी साइड मिरर में जब हम लोग दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, साइड मिरर, मेरा उत्तल दर्पण होता है। फिर अगर हम लोग मान लेते हैं इसी तरीके से समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो आमतौर पर जो हम लोग के पास दर्पण होता है वो समतल होता है, उस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं अपने फेस को नॉर्मली देखने के लिए। तो फिर ये दर्पण का अलग अलग टाइप होता है आपके पास। तो दर्पण कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझने के लिए नहीं आता होगा, तो वो अपने शब्दों में लिख दीजिएगा कि दर्पण एक ऐसी चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब बनाती है। इस दर्पण पे अपना फेस रखिएगा तो ये प्रतिबिंब बनाएगा, तभी ना आप इस दर्पण को देखते हैं। ये दर्पण में अगर आपका फेस नहीं दिखेगा तो ये दर्पण को आप फेंक दीजिएगा, इसका कोई काम का नहीं है। यानी दर्पण का काम क्या है, प्रतिबिंब बनाना।
दर्पण का काम क्या है? आपका प्रतिबिंब बनाना या फिर किसी भी वस्तु जो उसके आगे आएगा उसका वो प्रतिबिंब बनाएगा। दर्पण का काम है चेहरा दिखाना। तो फिर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये आमतौर पर कांच के टुकड़े के पीछे चांदी या एल्यूमिनियम जैसे धातु की परत चढ़े होने से बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ से समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं एक गोला है, एक खोखला कांच का गोला है, हम लोग इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसको दो भागों में बांट दिए मान लेते हैं, या फिर इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए। तो कांच का गोला को कट करके हम ऐसे निकालें। अब ऐसे निकालने पर हम क्या किए, इसको बाहर से कलर कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर से कलर कर रहे हैं। फिर मेरा मन कर रहा है कि इस बार बाहर से नहीं, इस बार अंदर से कलर करें। अब इस बार अंदर से कलर करेंगे तो दो टाइप के दर्पण बन गया मेरा। एक दर्पण मेरा देखिए ध्यान से, ये जो दर्पण बना है ये मेरा अवतल दर्पण बना है। कौन सा दर्पण है ये मेरा अवतल दर्पण है सर। ये मेरा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये जो दर्पण बना है मेरा, ये अंदर से कलर किया गया है, तो ये दर्पण मेरा उत्तल दर्पण हो गया। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जब पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से बता देंगे, आपको उसका डिफाइन भी बताएंगे। आप बस सीक्वेंस में चलिए, आप हम पर ट्रस्ट कीजिए। जब जिस टॉपिक्स को छेड़ना चाहिए हम उसी समय छेड़ते हैं, अन्यथा हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे आपको मेन पॉइंट आपको बताना है उस समय एट ए टाइम वही बताते हैं, एक समय में पूरा लपेटते नहीं हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा मेरा हम लोग का पढ़ाने का स्टाइल किस तरीके से है। बच्चों को दिमाग में डालना हमारा कर्तव्य, हमारा निष्ठा, हमारा धर्म है। आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए ध्यान से कि आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या है। अब देखिए दर्पण से समझ में आ गया तो दर्पण के प्रकार। दर्पण आपका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको पढ़ना है कि दर्पण जो होता है मेरा पहले आपको पढ़ना है दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, आपको मालूम है कि गोलीय दर्पण, और एक होता है आपका समतल दर्पण। बिल्कुल सर, हमको समझ में आ गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब देखिए ध्यान से, गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण का मतलब उस दर्पण को कहते हैं जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। और यही गोलीय दर्पण को हम लोग जब मतलब कि गोलीय दर्पण को ये हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी आप अगर बोलिएगा सिंपल सा, अगर आपको चार्ट बना करके दिखाए कि दर्पण को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है गोलीय, क्या होता है? एक गोलीय दर्पण। बिल्कुल सर, एक गोलीय दर्पण। दूसरा होता है आपका समतल दर्पण सर। बिल्कुल सर, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण को हम लोग आगे पढ़ेंगे एक अवतल दर्पण के रूप में, एक अवतल दर्पण के रूप में, और इसी गोलीय दर्पण को हम लोग पढ़ेंगे एक उत्तल दर्पण के रूप में। तो हम लोग सबर रखेंगे थोड़े से, मतलब पेशेंस के साथ बढ़ेंगे आगे। तो वही ये दर्पण के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। फिर हम लोग लिखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो बिल्कुल आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण से क्या समझते हैं, समतल दर्पण की विशेषता पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण से जुड़े प्रतिबिंब को भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण में। फिर गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को अच्छे से समझेंगे, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको अच्छे ढंग से समझेंगे। फिर F = R/2 सिद्ध करेंगे। इसी तरीके से सीक्वेंस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए ध्यान से क्या होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण, देखिए दर्पण का काम एक ही है कि प्रतिबिंब बनाना। तो समतल दर्पण है तो उसका काम क्या है? प्रतिबिंब बनाना। उस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, उस प्रतिबिंब की खासियत क्या है, उस प्रतिबिंब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको समझना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ पे समतल होगा, यहाँ पे क्या होगा? समतल। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है हमेशा स्थिर बने रहता है। इस लाइन का मतलब है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा स्थिर होता है, फिक्स होता है। आप मतलब कि वो बड़ा छोटा नहीं होता है। बिल्कुल समतल दर्पण के सामने अगर आप 5 सेंटीमीटर के वस्तु को रखिएगा तो उसका हाइट 5 सेंटीमीटर ही दिखेगा। आप अगर समतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर के वस्तु को रखिएगा तो आपको उसका हाइट 6 सेंटीमीटर ही दिखेगा। ये बात आपको अच्छे से समझना है। तो वही बात यहाँ पे बोला है दूसरे पॉइंट में कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, मतलब कि आकार के बराबर होता है। बिल्कुल सर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर तीसरा पॉइंट आपको बोला है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी समान होती है। मान लेते हैं ये समतल दर्पण है मेरा, ये समतल दर्पण है। देखिए ध्यान से, ये मेरा समतल दर्पण है
बिल्कुल। यहाँ से किसी कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसका अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बिल्कुल पीछे बनेगा। ये भी मतलब कि प्रतिबिंब से जो दर्पण की दूरी है ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। यही बात तीसरे लाइन में बोला है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, प्रतिबिंब मेरा ये है, यहाँ से दर्पण की दूरी, मतलब कि दोनों ही समान होता है। ये लाइन आपको तीसरा लाइन चीख चीख करके बोल रहा है, आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। फिर हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, कि चौथा पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिबिंब दृश्य पार्श्व परावर्तित या पार्श्व प्रतिलोम होता है। यानी दृश्य पार्श्व परावर्तित या फिर पार्श्व प्रतिलोम क्या होता है, जब हम लोग समतल दर्पण में लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड दिखता है, और राइट हैंड साइड को देखते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड दिखता है। यानी समतल दर्पण में जब वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई पड़े या फिर बायां भाग दायां दिखाई पड़े, इस तरह की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिलोम या फिर पार्श्व परावर्तित कहते हैं। तो ये कोई नया बात नहीं है, यह आपको मालूम होगा। बस आपको ये वर्ड्स आपको समझ में आया कि इस वर्ड्स का नाम पार्श्व प्रतिलोम है। तो फिर अब हम लोग, जब हम समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिख रहा है और बायां भाग दायां दिख रहा है, तो हम लोग उस घटना को एक स्पेसिफिक वर्ड, एक खास शब्द से डिनोट करेंगे, उसका नाम है पार्श्व प्रतिलोम। तो चलते हम लोग आगे 5वां पॉइंट पर। देखिए क्या बोलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल ये बात आपको समझना होगा। देखिए समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और जो भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। उसकी प्रकृति क्या होगा, उसकी प्रकृति होगा सीधा। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी वस्तु अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो फिर काल्पनिक के साथ सीधा फ्री, यानी वास्तविक के साथ उल्टा फ्री। जब भी काल्पनिक आएगा, आंख बंद करके आप सीधा लिख दीजिएगा। काल्पनिक और सीधा दोनों साथ साथ होता है, एक सिक्के का दो रूप, हेड और टेल। वैसे ही काल्पनिक का सीधा, सीधा का काल्पनिक, वास्तविक का उल्टा, उल्टा का वास्तविक। ये बात याद रखिएगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और वो सीधा होता है। बिल्कुल यहाँ से समझ में आ गया। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे आप जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तो वो फिर मेरा काल्पनिक हो जाएगा। ये बात भी याद रखिएगा। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आप सुने तो फिर आप बोल दीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे ही काल्पनिक सुने तो आप बोल दीजिए सीधा, और सीधा सुने तो वो दर्पण समतल होगा, वो दर्पण समतल होगा, चांसेस है। वो दर्पण उत्तल होगा, बिल्कुल चांसेस है। वो दर्पण अवतल होने का भी चांसेस है। तो फिर हम लोग इसलिए तो अच्छे ढंग से पढ़ना है कि कब हम बोल सकते हैं कि समतल होगा, कब उत्तल होगा, कब अवतल होगा। ये हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे तभी समझ पाएंगे। तो अब इतना आप याद रखिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा। मतलब समतल दर्पण में आप, यहाँ पे आपका समतल दर्पण है, कहीं पे भी वस्तु को रखिए, 5 सेंटीमीटर दूर में रखिए, 6 सेंटीमीटर दूर में रखिए, 8 सेंटीमीटर दूर में रखिए, हमेशा वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। और ये दर्पण से वस्तु की दूरी जितना होगा उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगा। ये लाइन आपको बोलता है। छठा पॉइंट क्या बोलता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये एमसीक्यूज की दृष्टि से अमृत है, ये वर्ड नहीं है। ये आपके बोर्ड एग्जाम का मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हर बार यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, घुमा फिरा करके पूछता है। तो आप बताइएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। बिल्कुल। अब देखिए इसका आवर्धन क्षमता +1 होता है। यानी +1 का मतलब देखिए, जैसे ही प्लस दिखेगा तो आप बोल दीजिएगा कि सर काल्पनिक। प्लस का मतलब है काल्पनिक, प्लस का मतलब है काल्पनिक। 1 का मतलब है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का बनना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। हर एक वर्ड्स को हम छेड़छानी कर करके आपको बता रहे हैं, हर एक वर्ड्स को हम तोड़ मरोड़ करके आपके माइंड, मस्तिष्क पर डालना चाहते हैं। बस क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है।